हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ डेयरडेविल के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बढ़ती है सीरीज की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें न्यूयॉर्क के उस हेल्स किचन इलाके से दिखाई जाती है जहां अक्सर अपराध की खबरें आती रहती है। और ऐसे ही एक अपराध को आज हम इस शाम भी देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हमें हमारे लीड कैरेक्टर मैट और उसके सहयोगी कैरेन और फॉक्स से दिखाई जाती है, जो तीनों अपने काम को खत्म कर शाम एंजॉय करने के लिए एक क्लब की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी हेल्स किचन में बढ़ रहे अपराधों की बातचीत करते हुए। पर इतना ही नहीं, बल्कि हैरान वाली ये बात है कि लगभग इन 3 सालों में 30% पुलिस कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिस कारण ही हेल्स किचन में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस वाले मौजूद नहीं। जिसके बाद क्लब पहुंचते ही वो तीनों एंजॉय करने के लिए एक साथ बैठते तो है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ चेरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जिसने हाल ही में रेजिग्नेशन डाला है, वो अपनी इवनिंग एंजॉय करने के लिए पहुंचा है। लेकिन वही उसकी बॉस उसे उस रिजाइन लेटर को वापस लेने के लिए कह रही है। साथ ही फॉगी भी कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है। तो वही हम कैरन को देख पाते हैं, जो मैट को एक शांत इलाके में चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मैट उससे मना कर देता है क्योंकि अभी भी उसका ध्यान उसके दोस्त फॉगी की तरफ है, क्योंकि फॉगी को किसी का कॉल आया हुआ है, जिस कॉल से वो काफी घबराया हुआ है। और अपने शार्प ईयर का इस्तेमाल करते हुए मैट फॉगी की बातचीत सुन लेता है, जिस बातचीत से उसे पता चलता है कि वो कॉलर और कोई नहीं बल्कि उनका पत्रकार दोस्त बेन है, जो काफी घबराया हुआ है क्योंकि रेड हुक में जो सारी चीजें हुई उसके बाद उसे धमकियां कंटिन्यूसली आ रही थी और फाइनली कोई इसे मारने के लिए पहुंचा है। और फॉगी ने उसे और कहीं नहीं बल्कि खुद के घर में छुपाया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने अपने दोस्तों तक को नहीं बताई। लेकिन फिर से स्पीकर पे हम बेन की आवाज सुन सकते हैं, जिसे कोई बेदिली से मार रहा होता है। और उसकी चीखें सुनकर मैट सीधा उसे बचाने के लिए अपने सूट में निकल पड़ता है, वो भी बिली क्लब का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन तेजी से वहां जाते हुए उसे फिर से कॉल से समझ आता है कि टारगेट कभी बेन था ही नहीं, बल्कि उन हमलावरों को फॉगी की लोकेशन निकालनी थी, जिस वजह से उन लोगों ने बेन को एक चारा बनाया। जो जानते ही वो तेजी से फॉगी की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि एक स्नाइपर ऑलरेडी फॉगी के सीने के आर पार हो चुका होता है। जहाँ मौजूद कैरन भी इस सिचुएशन से घबराई हुई है और हमलावर तेजी से उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ मैट पहुंच सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वो जब उस मास्क वाले शख्स को मार ही रहा होता है तो बार में अफरा तफरी मच जाती है। जिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर चेरी उन लोगों की हेल्प करता है और पुलिस कर्मचारियों को इस लोकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही मैट जहाँ अपने दोस्त के हमलावर का सामना कर रहा है, तो वही उसका ध्यान उसके दोस्त की धड़कनों पर भी है, जो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। जैसे चढ़कर वो उस हमलावर को इतना मारता है कि उस हमलावर को थका देता है और थक हार कर वो लोग जैसे ही टेरेस पर पहुंचते हैं तो मैट को समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त की धड़कन रुक चुकी है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे चढ़कर वो उस हमलावर को सीधा टेरेस से नीचे की तरफ फेंक देता है और अपने दोस्त के मरने का शोक मना ही रहा होता है। तो वही इंस्पेक्टर चेरी पहुंच मैट को देख लेते हैं कि वही डेयरडेविल है, और साथ ही जिस शख्स को उसने ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंका था वो शख्स अभी भी जिंदा है। जिसके बाद ये सीन सीधा 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि मैट अपने घर पर मौजूद है, जो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही टीवी न्यूज से हमें समझ आता है कि इस बार मेयर के चुनाव में काफी ज्यादा लोगों ने अपने नाम दिए हैं, जिसमें विल्सन फिक्स भी है, जिसने कई बार चुनाव जीतने की कोशिश की और मेयर बनने की भी, जिसमें वो हर बार नाकामयाब रहा। और साथ ही अपराध की दुनिया में हम विल्सन को किंग पिंक के नाम से भी जानते हैं, पर फिलहाल उसकी हालत और उसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी क्योंकि वो काफी समय से बेड पर था और उसके काले धंधों में उसकी वाइफ वेनेसा उसका साथ दिया करती थी, जो उसके ना रहने के बावजूद भी इन सभी कामों को काफी अच्छे से मैनेज कर रही थी। और ऐसी ही वो एक मीटिंग ले रही होती है जहाँ अचानक विल्सन आ पहुँचता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूदा सभी लोग शांत हो जाते हैं। और वेनेसा भी, जो उसके कई समय से उठने का वेट कर रही थी, उसे देखकर वो भी हैरान है। लेकिन विल्सन अपनी वाइफ को सिर्फ यही कहता है कि उसके ना रहने के बावजूद भी उसकी वाइफ ने बखूबी उसकी हेल्थ और उसके कामों को संभाला। लेकिन विल्सन की जो हमेशा से ख्वाहिश रही है उसे अब
वो पूरी करनी है, क्योंकि उसके सोर्सेज से उसे पता चला है कि लगभग 50,000 दस्तखत यानी कि वोट्स उसके लिए वो लोग खरीद चुके हैं, जिससे किंग पिंग की इलेक्शन जीतने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। साथ ही साथ अगर वो मेयर बन गया तो जो भी उन लोगों के काले धंधे हैं उसे वो लीगल करवा देगा, जिससे कोई भी उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। यानी कि विल्सन ने काफी दूर की सोच रखी है। जिसके बाद बढ़ी फिर से मैट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो अपने दोस्त फॉगी के केस के लास्ट सुनवाई की तरफ पहुंचा है, जहां जिस शख्स ने उसके दोस्त को मारा और काफी बेगुनाहों की जान ली उसे ताउम्र कैद की सजा मिल चुकी है। जिस सुनवाई में हम कैरन को भी देख पाते हैं, जिसकी मुलाकात फॉगी की मौत के बाद कभी मैट से हुई नहीं और फाइनली वो लोग अब 1 साल बाद कोर्ट में मिल रहे हैं, जहाँ मैट उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है और उसे कॉफी पे चलने के लिए भी कहता है, लेकिन कैरन उससे मना कर देती है और एक छोटा सा लाल टुकड़ा उसके पास छोड़ वहाँ से चली जाती है, मानो जैसे फॉगी की मौत का जिम्मेदार वो शख्स नहीं जिसे उन लोगों ने सलाखों के पीछे डाला है, बल्कि कोई और ही है। जिसके साथ साथ हम ये भी जान पाते हैं कि मैट डेयर डेविल का काम छोड़ चुका है, यानी कि उसने अपने दोस्त की मौत के बाद कभी डेयर डेविल बनना चुना ही नहीं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विल्सन जो खबरों में लगातार बना हुआ है, साथ ही न्यूज चैनल को उसने खरीद लिया है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके नाम के कैंपेन्स के साथ साथ मीम्स भी चलाए जा रहे हैं, जिस वजह से अनभक्त उसके सपोर्ट के लिए आगे बढ़ चुके हैं और इससे विल्सन की जीतने की संभावना और बढ़ चुकी है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि ऑफिस में जहां मैट अपने लैपटॉप में बैठ काम कर रहा होता है, तो वही उसकी कलीग क्रिस्टिन उसके पास पहुंच उसे बताती है कि हीदर नाम की एक क्लाइंट से उसे मिलने के लिए जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ और काम आ गया है, जिस वजह से हीदर से मिलने के लिए वो मैट को भेजती है। और हम देख पाते हैं कि कॉफी शॉप में पहुंचते ही हीदर और मैट को समझ आता है कि क्रिस्टिन ने उन लोगों को किसी केस के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा है, क्योंकि हीदर जो कभी एक पार्टनर बनाना नहीं चाहती है, वही मैट जो लगभग काफी सालों से अकेला रहा है, तो क्रिस्टिन ने उन दोनों की दोस्ती करवाने की सोची, क्योंकि हीदर एक साइकाइट्रिस्ट है जो लोगों की थेरेपी करती है। फिर क्या थोड़ी बहुत बातचीत से उन लोगों की बातचीत काफी अच्छी खासी आगे बढ़ जाती है और ऑफिस पहुंच मैट अपनी कलीग को सुनाता तो है, लेकिन क्रिस्टिन भी काफी चालाक है जो उसके दिल में फूट रहे लड्डुओं को काफी अच्छे से कैच कर लेती है। जिसके बाद क्या दूसरी रात हम देख पाते हैं कि इलेक्शन के नतीजे निकल चुके हैं और जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, विल्सन फीस्ट मेयर के चुनाव में जीत चुका है, जो तोहफा उसे और किसी ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ वेनेसा ने थाली में परोस कर दिया है। लेकिन जहाँ वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो वही फीस्ट अपनी वाइफ को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसे पता है कि वेनेसा का अफेयर चल रहा है, वो भी एडम नाम की एक लड़के के साथ, जिसे न मारने की रिक्वेस्ट वेनेसा अपने हस्बैंड से करती है, जो वादा वो अपनी वाइफ को भी देता है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट जो एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा है, तो वही विल्सन अब मेयर की शपथ ले रहा है, जो न्यूयॉर्क वासियों को इस बात का आश्वासन दे रहा है कि वो मेयर की पोजीशन को बखूबी निभाएगा, जिससे न्यूयॉर्क के सभी वासी काफी खुश है। लेकिन फीस्ट के नापाक इरादों से बिल्कुल अनजान। और फीस्ट के मेयर बनते ही हम कुछ समय देख पाते हैं कि एक शख्स रेलवे स्टेशन से गुजर रहा होता है, तो उसी पल उसकी नजर 3 लोगों पे पड़ती है जो एक शख्स को बेदिले से पीट रहे होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो बिल्कुल भी सोचता नहीं और सीधा उन लोगों पर हमला कर देता है। जिस हमले में गलती से एक शख्स ट्रेन के सामने आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद उस शख्स को पता चलता है कि जिन लोगों पर उसने हमला किया वो और कोई नहीं सभी पुलिस वाले थे और एक पुलिस वाले की तो जान भी चली गई है, जिस कारण वहाँ मौजूदा 2 पुलिस वाले उस शख्स को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, क्योंकि वो शख्स इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसके कारण या उसी ने एक पुलिस वाले की हत्या की, बल्कि वो वहाँ एक शख्स को बचाने के लिए पहुंचा था। जो पुलिस वाले की जान गई है वो गलती से गई है, ना कि उसके कारण। और उसी पुलिस स्टेशन में हम मैट को पहुंचता हुआ देख पाते हैं, जो शख्स ही इन सारी बातों को सुन लेता है, जिस कारण वो शख्स से बातचीत करने के लिए पहुँचता है और पहले इस बात का अनुमान लगाता है कि वो शख्स जो बात कह रहा है वो सच है या झूठ, जिस वजह से उसे समझ आता है कि वो शख्स सच कह रहा है और पुलिस वाले एक बेगुनाह को पुलिस की हिरासत में रखे हुए हैं। और उसी कारण मैट उसके केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो शख्स जिसका नाम हेक्टर आयला है वो उसे मना करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। लेकिन फिर भी मैट उसे कह रहा है कि पुलिस वालों के अगेंस्ट ये उसकी पहली लड़ाई है। और ऑफिस पहुंच वो क्रिस्टिन
और चेरी को इस केस की इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे करने के लिए चेरी मना कर रहा है क्योंकि ऐसे वो पुलिस वालों से दुश्मनी मोल ले सकता है, क्योंकि पुलिस वालों ने ऑलरेडी कहा है कि रेलवे स्टेशन पर कोई पीड़ित मौजूद ही नहीं था। लेकिन हेक्टर वहाँ किसी पीड़ित को बचाने के लिए पहुंचा था और वहाँ पीड़ित मौजूद था या नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैट चेरी को ही भेजता है और इस केस को लड़ने की जिम्मेदारी ले लेता है। और दूसरे ही दिन वो लोग कोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ हेक्टर की पहली सुनवाई है, जहाँ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उमड़ बैठा है, लेकिन हेक्टर के परिवार से उसकी वाइफ तक नहीं आई। जैसे मैट उसे शांत करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वही उनके अपोजिट काउंसिल में हॉजबर्ग नामक एक वकील मौजूद है, जो आते ही कोर्ट के सामने इस बात को रखता है कि किस तरीके से हेक्टर ने एक बेगुनाह पुलिस वाले की जान ले ली, जिस वजह से वो लोग उसे अभी भी हिरासत में रखना चाहते हैं। और मैट की दलीलों को बिना सुने ही कोर्ट इस बात का फैसला सुना देती है कि हेक्टर को अभी भी पुलिस हिरासत में ही रखा जाएगा, जहाँ मैट जबरदस्ती कोर्ट को ये बताने की कोशिश करता है कि हेक्टर मिलिट्री में था जिसने अपने 15 साल गवर्नमेंट को दिए हैं, लेकिन इस बात का भी कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं होता, मानो जैसे एक खून करने के बाद हेक्टर ने अपनी काया ही पलट दी है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि चेरी और क्रिस्टन यहाँ से निकल सीधा हेक्टर की वाइफ से मिलने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ बातचीतों से उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ यानी कि हेक्टर की वाइफ और उन दोनों के बीच के संबंध थोड़े ठीक से नहीं, क्योंकि हेक्टर की वाइफ के अकॉर्डिंग वो बदल चुका है। साथ ही सेकेंड हियरिंग के लिए मैट ने उन लोगों से हेक्टर की यूनिफॉर्म को लाने के लिए कहा था, जो कलेक्ट करने के लिए चेरी खुद उसके रूम में जाता है, जिसकी इजाजत उसकी वाइफ ने ही उसे दी थी। लेकिन जैसे ही वो वार्डरोब ओपन करता है तो अंदर रखे हुए कपड़े को देख चेरी हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ जिस पुलिस वाले की मौत ट्रेन के टकराने से हुई थी उसका फिनरल किया जा रहा है, जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की हेड भी मौजूद थे, यानी कि पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, जो वहाँ विल्सन फीस को देख काफी चिड़े हुए है, क्योंकि कल तक वो एक मामूली गुंडा था और आज जबकि वो मेयर बन चुका है तो कमिश्नर को ना चाहते हुए भी उसकी बात सुननी पड़ेगी, जो उसे जोन ही बिल्कुल पसंद नहीं। और ना चाहते हुए भी कमिश्नर को विल्सन से बात करने के लिए पहुंचना पड़ता है, जो उनके वहां पहुंचते ही न्यूयॉर्क वासियों की और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करने की बात करता है, जो चीज कमिश्नर को पसंद नहीं आती और वो उसे सुना देता है, यही कहते हुए जो कल तक अपराध की दुनिया में मास्टर रहा है वो मेयर बनते ही लोगों की क्या भलाई करेगा। साथ ही उनका फिलहाल का लक्ष्य यही है कि वो विल्सन को जल्द से जल्द उसकी गद्दी से हटाए, जो चीज विल्सन को काफी चिढ़ा देती है, क्योंकि जिस चीज का सपना वो काफी समय से देखते आ रहा था किसी ने उसे चुटकी भर में रौंदने का सोच लिया है, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता, जिस वजह से शांत रहता है और कैसे न कैसे कर कमिश्नर को अपने अंडर करने की कोशिश करता है, पर वहाँ कमिश्नर सुनते नहीं और उसी लोकेशन से निकल पड़ते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चेरी ने हेक्टर की इन्फॉर्मेशन यानी कि उसकी असलियत मैट को बता दी है, जिसे चढ़कर मैट सीधा उसे पुलिस कस्टडी में मिलने के लिए चला जाता है और उसकी बातचीत से हमें पता चलता है कि हेक्टर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि वो एक विजिलेंट है, यानी कि वो आम इंसानों की मदद करता है कानून को अपने हाथ में लेकर, जिसे सभी लोग व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं। जिससे हेक्टर चिढ़ जाता है और मैट से कहता है कि वो उसकी जासूसी करवा रहा है, लेकिन मैट उसे बताता है कि पुलिस वाले आज नहीं तो कल इस सच्चाई तक जरूर पहुँच जाएंगे। लेकिन हेक्टर के अकॉर्डिंग जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन ना उसने कोई एमलेट पहना हुआ था, ना ही व्हाइट टाइगर का यूनिफॉर्म, जिस कारण उसने इन बातों को मैट को बताना जरूरी नहीं समझा। पर फिलहाल खुद की चिंता से ज्यादा उसे बाहर आम लोगों की चिंता है, क्योंकि उसके ना रहते आम लोगों के साथ काफी बुराई हो सकती है, जो डेयरडेविल के रहते नहीं हो रही थी। पर फिलहाल यानी कि अफसोस डेयरडेविल काफी समय से गायब रहा है। साथ ही दूसरे दिन हम ये भी देख पाते हैं कि कमिश्नर ने अपना रेजिग्नेशन सीधा विल्सन को थमा दिया है, यही कहते हुए कि उन्हें किसी गुंडे से ऑर्डर्स नहीं लेने। लेकिन विल्सन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं, जिसने पुलिस कमिश्नर से 2 कदम आगे बढ़ाए रखा, क्योंकि उन्होंने जहां अपने बेटे को इन सारी चीजों से छुपा कर रखा था तो वही विल्सन उसकी लोकेशन ढूंढने में कामयाब हुआ है और ना चाहते हुए कमिश्नर को अपना रेजिग्नेशन वापस लेना पड़ता है, क्योंकि इस कारण विल्सन पर कार्रवाई बिठाई जा सकती थी, क्योंकि कमिश्नर के जाते ही काफी और लोग पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देते, जो विल्सन बेयर नहीं कर सकता। पर कमिश्नर जाते जाते उसे ये भी कह जाते हैं कि ये पैतरा
जरा भी उसका काम नहीं आने वाला। और वही दूसरी तरफ चेरी सबूत खंगालते खंगालते थक चुका है, क्योंकि उसे अभी तक हेक्टर की बेगुनाही का कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिला है। और मैट जो फिलहाल हेदर के प्यार में पड़ा हुआ था और वो अपनी शाम उसके साथ अक्सर बिताया करता है। और जैसे ही उसे इस बात का पता लगता है कि हेक्टर आज किसी इम्पोर्टेंट शख्स से मिलने वाली है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो सुनते ही मैट खुद सबूत ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए उसने उन 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले का पीछा किया और उसके घर के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। और वही दूसरी तरफ हैदर का गेस्ट और कोई नहीं बल्कि विल्सन फीस था और उसकी वाइफ वेनेसा, जो दोनों ही अपने रिश्ते को सुधारने के लिए उसके पास थेरेपी लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही हम मैट को भी देख पाते हैं जैसे काफी समय उस पुलिस वाले के घर के बाहर वेट करने के कारण एक अहम सबूत हाथ लगा है, जो उसके कॉल के थ्रू था, यानी कि उन पुलिस वालों को वो शख्स मिल गया था जिसे हेक्टर बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसकी लोकेशन जैसे ही मैट को पता चलती है, और साथ ही ये भी कि जल्द ही पुलिस वाले उसका काम खत्म करने वाले हैं, तो उससे पहले ही मैट सबसे पहले चेरी को कॉल कर उस लोकेशन पर उसकी हेल्प के लिए पहुंचने के लिए कहता है और खुद भी उस शख्स के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। और उसके अपार्टमेंट में पहुंच उसे उस शख्स का नाम पता चलता है जो कि निकी है। और उसके पास पहुंचते ही मैट उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, साथ ही ये भी कि उसे जल्द से जल्द इस लोकेशन से निकलना होगा, जिसके लिए उसे सिर्फ दूसरे रोड तक पहुंचना है जहां चेरी नाम का शख्स उसकी इस लोकेशन से निकलने में मदद करेगा, जिस कारण निकी जल्द से जल्द उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। और उसके जाते ही उसे मारने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे, मैट उन लोगों का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि जिस शख्स के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे थे फिलहाल वो यहाँ नहीं, जिस कारण पुलिस वाले काफी चिढ़ उसे बेदिली से पीटते हैं, जिन्हें रहम करने के लिए मैट बार बार कह रहा होता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद क्या मैट अपना सही अवतार दिखाते हुए उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करता है, वो भी उनकी हड्डियों के पुर्जे पुर्जे तोड़कर, जो देख हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका एंगर उन दोनों पुलिस वालों पर निकला है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें मैट मेडॉक और हेक्टर अयाला से दिखाई जाती है, जिसे मिलने के लिए मैट पुलिस स्टेशन पहुंचा है, जहां हम देख पाते हैं कि हेक्टर उसे प्यूर्टो रिकन बीच के बारे में बता रहा है, जो उसकी वर्ल्ड में यानी कि पूरे अर्थ पर फेवरेट प्लेस है, जहां वो वापस जाएगा, ऐसा मैट उसे प्रॉमिस भी करता है। जिसके बाद हमें एक ट्रक रॉबरिंग सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रक में बैठे दोनों वर्कर की मौत हो जाती है। अब वही बात करें ऑफिसर पॉल की, तो वो मैट को डराने की कोशिश करता है ताकि वो विटनेस को उसके पास से हटा दे, लेकिन मैट उस सिचुएशन को काफी अच्छे से टैकल कर लेता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि उसने निकी टॉरस को कहीं छुपा कर रखा हुआ है ताकि हेक्टर का कोई न कोई विटनेस बचा रहे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें इस बात की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि निकी एक लोकल ड्रग डीलर है और साथ ही पुलिस का इन्फॉर्मर भी, जिसने शायद कुछ ऐसी चीज कर दी होगी जो ऑफिसर पॉवेल को पसंद नहीं आई थी, और साथ ही उसके लेट पार्टनर को भी। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि पॉवेल ने लास्ट एपिसोड की मार काफी जम के खाई थी मोडॉक से, क्योंकि उसके निशान अभी तक उसके फेस पर है। जिसके बाद वो कोर्ट में इस बात को रखता है कि जिस रात उसके पार्टनर का मर्डर हुआ, जो उसके अकॉर्डिंग था, पर एक्चुअल में वो एक गलती थी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक धोखा। साथ ही पॉवेल के अकॉर्डिंग उस स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं था उन दोनों और हेक्टर अयाला के अलावा, जो चीज सरासर झूठ है। और जब मोडॉक उसे साफ साफ शब्दों में निकी टॉरस नाम के शख्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, तो वो उसे झुठला देता है। पर फिर नेक्स्ट ट्रायल शुरू होने से पहले टॉरस को कोर्ट लाना था, जहाँ पॉवेल उसे कोर्ट पहुँचने में रोकने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली चेरी के हाथों धोखा खा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी निकी को दूसरी लोकेशन से कोर्ट में पहुँचा दिया जाता है। और अब जबकि मोडॉक का स्टार विटनेस टाइम पर पहुँच चुका है, तो हम देख पाते हैं कि वो कोर्ट को इस बारे में बताता है कि वो लोकल ड्रग डीलिंग किया करता था, जिस कारण पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था और उसके बच्चे थे, ना चाहते हुए उसे ये सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन फिर उसे पुलिस वालों से बातचीत की कि वो उनको किसी न किसी तरीके की इंफॉर्मेशन देता रहेगा, जो उनके लिए कहीं न कहीं काम जरूर आएगी। जिस वजह से उसकी बात सुन पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और तब से ही निकी उन लोगों का इन्फॉर्मर बना हुआ है। पर जैसे ही मोडॉक उसे उस रात की इन्फॉर्मेशन पूछता है कि वो सबवे पर मौजूद था या नहीं, तो टॉरस के आसपास बैठे हुए पुलिस वालों से वो खुद घबराकर उन लोगों को मना कर देता है, यही कहते हुए कि नहीं, उस रात वो सबवे पर मौजूद ही नहीं था। जिसके बाद ये मोडॉक उससे एक भी सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि वो डरा हुआ है और उन लोगों का साथ नहीं देने वाला। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस चीज को उस स्टेशन में बैठे हुए एक पुलिस वाले ने कंफर्म कर दिया था कि टॉरस
केस टेस्टिफाई नहीं कर पाएगा, जिसकी गर्दन पर हम पनिशर का लोगो भी देख पाते हैं। जो चीज इस बात का ही हमें इंडिकेशन दे रही है कि आगे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और अब उन लोगों के सामने ये सिचुएशन आ गई है, तो उसी के साथ साथ मोडॉक अपने साथी चेरी और क्रिस्टन को यही बताता है कि उन लोगों को कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि टॉरस उन लोगों के साथ नहीं है और उस कारण उन लोगों का केस कमजोर पड़ सकता है। और अब जबकि उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, तो हम देख पाते हैं कि मैट मोडॉक एक अनथिंकेबल चीज कर देता है, वो भी तब जब वो हेक्टर आयला के साथ कोर्ट में ही बातचीत कर रहा होता है, तो सभी के सामने वो व्हाइट टाइगर का मास्क निकाल देता है, सभी दुनिया के सामने ये रिवील करते हुए कि आयला ही व्हाइट टाइगर है। जो चीज उसके साथियों को और साथ ही साथ आयला को पसंद नहीं आती, लेकिन मोडॉक उन लोगों को ये बिलीव करवाता है कि ये चीज काफी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एनी हाउ आयला तो प्रिजन से बाहर नहीं आने वाला था और एक व्हाइट टाइगर का मास्क ही उसे इन सारी चीजों से दूर रख सकता था। जो चीज गलत तो थी, लेकिन एक्चुअल में वो सही निकलती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि हेक्टर आयला जो कि एक व्हाइट टाइगर है, उसने अनचाही अच्छाइयाँ लोगों के साथ की है, उन्हें मरते मरते तक बचाया है, जो एक कॉमन पुलिस वाला भी नहीं करता। साथ ही वो कुछ पुलिस वालों की खुद बातचीत उन लोगों के सामने रखता है, जिसमें पुलिस वालों ने हेक्टर आयला यानी कि व्हाइट टाइगर की तारीफ की है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि मोडॉक ने काफी सारे ऐसे सस्पेक्ट या फिर गवाहों को कोर्ट के सामने लाकर मौजूद कर दिया है, जिनकी लाइफ किसी न किसी तरीके से व्हाइट टाइगर ने बचाई है, जो यही प्रूव करता है कि आयला, जिस पर पुलिस वाले फिलहाल के लिए इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने अचानक से कहीं से आकर पुलिस वाले को मार दिया, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि हेक्टर ने उन लोगों को पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं देखा। साथ ही वो लोग किसी शख्स को मार भी रहे थे और उसी के बचाव के कारण वो उस लोकेशन पर पहुंचा था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख भी पाते हैं कि किस तरीके से मोडॉक अपनी इन सारी बातों को काफी केयरफुल तरीके से जूरी के सामने रखता है, ताकि जूरी इन सारी बातों को कंसीडर करे और उनका एक फेयर वर्डिक्ट उन लोगों के सामने निकल कर आए। और वही दूसरी तरफ हम उनके अपोजिशन को भी देख पाते हैं, जो अपने अच्छे कामों को गिनाता है, जिसमें बेसिकली वो अपनी वाइफ को खुश रखता है, चर्च जाता है, बच्चों के साथ खेलता है और आसपास के लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी करता है, जिससे वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। जो बात ठीक तो है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं, क्योंकि किसी इंसान की जान बचाना, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर, वो हर इंसान नहीं करता, भले ही वो इंसान अच्छा क्यों न हो। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि कोर्ट का फैसला निकल कर आ जाता है, जो फैसला हेक्टर आयला के हित में होता है। जी हाँ, उसे नॉट गिल्टी मान लिया गया है और उसे बाइज्जत जेल से बरी भी कर दिया जाता है, जिसकी न्यूज हर जगह फैल जाती है। जो चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है, जिसमें एक और कैरेक्टर आता है, जो और कोई नहीं विल्सन फीस्ट है, जो उसके अकॉर्डिंग काफी गलत है, क्योंकि मास्क पहना हुआ कोई विजुअलिटी हीरो नहीं हो सकता, बल्कि कॉप्स को मारने वाले और जो एक्चुअल यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन्हें लोगों को हीरो मानना चाहिए, न कि ऐसे मास्क पहनने वाले शख्स को। साथ ही साथ उसने बीबी यूरिच से रीच आउट करने की भी बात की है, ताकि वो इस पूरे ट्रायल को एक अलग ढंग से प्रेजेंट कर सके। और बात करें विल्सन फीस्ट के इस एपिसोड में, तो हम देख पाते हैं कि उसका ज्यादा रोल तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम इतना जरूर देख पाते हैं कि वो अपने क्रिमिनल कलीग्स को फिलहाल इग्नोर कर रहा है, जो उसकी वाइफ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं, जिस कारण ना चाहते हुए भी वेनेसा सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, जहाँ वो बक को उन्हीं 5 क्राइम फैमिली से मिलने के लिए भेजती है, ताकि जो ट्रक रॉबरी में हुए हादसों के कारण उन लोगों की भरपाई कर सके। जिससे वो लोग खुश तो नहीं है, लेकिन बक ने वही किया है जो उसे वेनेसा ने करने के लिए कहा, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही समय में हम देख पाते हैं कि ये बात सीधा विल्सन तक पहुँच जाती है, जो चीज उसे पसंद नहीं आती, लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनेसा उसे समझाती है, वो भी उन लोगों की थेरेपी के दौरान, कि उसने ये सारी चीजें बिखरने के लिए नहीं, बल्कि चीजें जोड़ने के लिए की है, क्योंकि उसे चीजों को ऐसे ही छोड़ना नहीं पसंद। पर विल्सन इन सारी चीजों को अलग अलग रखना चाहता है और बिखरने देना चाहता है, ताकि आगे के कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद झेल सके। और अब जबकि हेक्टर को बेल मिल चुकी है, तो हम देख पाते हैं कि मैट उस शाम को फॉगी के साथ पीने वाली एक्सपेंसिव ड्रिंक को हेदर के साथ शेयर करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हेक्टर आयला फिर से अपने व्हाइट टाइगर सूट को पहन पेट्रोल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही हम देख पाते हैं कि एक शख्स उसके करीब पहुंच गन से उसके हेड में ही शूट कर देता है। और जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ बढ़ता है, तो हम देख पाते हैं कि उसने पनिशर स्कल की लोगो पहनी हुई
है। एपिसोड की शुरुआत हमें मैट मर्डॉक से दिखाई जाती है, जो मेडिकल एग्जामिनर से मिलने के लिए पहुंचा है, जिसने व्हाइट टाइगर के सारी बिलोंगिंग्स एक बैग में भर मैट को दी है और साथ ही उसे बताया है कि किस तरीके से उसे मारा गया। पर उन लोगों की बात कंप्लीट हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि हेक्टर की नीस एंजेला वहां आ पहुंचती है, वो भी इस डिमांड के साथ कि उसे अपने अंकल को देखना है, लेकिन मैट उसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो अंकल को एक अच्छे फॉर्म में याद रखे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि एंजेला को अपने अंकल के लिए जस्टिस चाहिए, जिसके जवाब में मैट उसे सिर्फ यही कहता है कि उसे जस्टिस में बिलीव करना होगा। अब वही बात करें जस्टिस की तो हम देख पाते हैं कि मैट के पास एक नया क्लाइंट आया है जिसका नाम ब्रेडफोर्ड है, जिसने शॉप से कुछ चिप्स के पैकेट चुरा लिए हैं, जिस कारण उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वही मैट उसके सेंटेंस को यानी कि उसकी सजा को कम करने के लिए पहुंचा है और ब्रेडफोर्ड ये चाहता है कि वो जेल में 7 दिनों से भी कम का टाइम काटे और वो 30 डेज बेयर करने के लिए रेडी नहीं। और हम देख पाते हैं कि मैट एनी हाउ फाइनली एक डील क्रैक करने में कामयाब होता है, वो भी ब्रेडफोर्ड को 10 डेज जेल में रहने के लिए। लेकिन ब्रेडफोर्ड उससे भी खुश नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पुलिस वाले जितना टाइम उसे जेल में रखेंगे उतना टाइम जो उसे बेनिफिट मिलने वाला था उसके घर को चलाने के लिए यानी कि पैसे वो और करते जाएंगे, जिस वजह से ना चाहते हुए उसे फिर से चोरी करनी होगी और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जो चीज यही दर्शाती है कि सिस्टम किस तरह टूट रहा है, जो मैट बार बार देखता आ रहा है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मैट उस लोकेशन पर भी जाता है जहां हेक्टर आयला का मर्डर किया गया था और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ उसे बुलेट का शेल कास्टिंग मिलती है, जिसे हेक्टर आयला को मारा गया था, जिस शेल पर पनिशर का सिंबल बना हुआ है और उसी कारण वो बुलेट का कास्ट उसे एक अबैंडन बिल्डिंग में ले आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात पनिशर यानी कि फ्रैंक कास्टर से होती है, जो ऑलमोस्ट उस पर एक्स लेकर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर पाता है कि वो मैट या फिर रेड है, तो वो उसे छोड़ देता है। जिसके साथ साथ मैट उसे बुलेट शेल के बारे में बताता है, जिसके जवाब में पनिशर उसे यही कहता है कि उसके काफी सारे फैन बॉयज है, जिनमें से शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। साथ ही मैट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है, फ्रैंक से यही अपील करते हुए कि वो उसके साथ काम करे ताकि सिटी को एक बेटर प्लेस बनाया जाए, वो भी आम लोगों के लिए। पर हम देख पाते हैं कि फ्रैंक को अभी भी इस हीरोइज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही बिलीव भी नहीं। और एक्चुअल में पनिशर और उन लोगों की बात से हमें समझ आता है कि मैट वह ऐसे ही नहीं पहुंचा था, बल्कि पनिशर को ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज की परमिशन उससे लेने के लिए पहुंचा है, जो चीज वो डेयर डेविल रहकर कभी कर नहीं सकता, यानी कि उसे अपनी दोस्त फॉगी की मौत का बदला चाहिए। क्योंकि ठीक फ्रैंक की ही तरह उसे भी फॉगी के विजन्स आ रहे हैं और उसकी आवाजें उसे सुनाई दे रही है, जो फ्रैंक काफी अच्छे से भाप पाता है, क्योंकि अक्सर उसे अपने बेटे की विजन और उसकी आवाजें सुनाई देती है कि जल्द से जल्द वो उन्हें खत्म कर दे। और उन्हीं सिचुएशन से फिलहाल मैट गुजर रहा है, जिस कारण फ्रैंक उसे कहता है कि उसे फॉगी की बात सुननी चाहिए, लेकिन मैट उसे यही कहता है कि उसने उस शख्स को गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया और फॉगी नेल्सन जो एक काफी अच्छा इंसान था, उसके लिए उसने उसकी सोल की ही तरह एक प्योर जस्टिस दिलाया है, क्योंकि डेयरडेविल और पनिशर जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं वैसा कभी फॉगी नहीं था। और इन्हीं सारी बातचीतों के बाद मैट घर आ लौटता है, जहाँ उसकी मुलाकात हैदर से होती है, जो उसके लिए वेट कर रही थी। और वहाँ पहुँचते ही मैट उसे जिन चीजों से गुजर रहा है उन सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, जिसे हैदर काफी अच्छे से टैकल भी करती है। लेकिन कुछ समय स्पेंड करने के बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि मैट को नींद नहीं आ रही, जिस वजह से वो वहाँ से उठ अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है, जहाँ उसने डेयरडेविल के सारे सामान रखे हुए हैं, जिनमें से वो उसका बिली क्लब निकाल खुद को याद दिला रहा होता है कि डेयरडेविल होना कैसा फील होता है। और वही बड़े विल्सन फीस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो न्यूयॉर्क का मेयर तो बन चुका है, जिसने कहीं न कहीं खुद की छाप छोड़ी हुई है, लेकिन सब कुछ प्रॉपरली अभी तक नहीं चल रहा है। साथ ही साथ उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उन दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि विल्सन फीस्ट स्कूल्स को विजिट कर रहा है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि जिस विजिट के लिए वो पहुंचा था उसे खास ज्यादा पसंद नहीं आते। जिसके साथ साथ हम फीस की टीम में डैनियल फिशर नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जो बीबी यूरिश के साथ फ्रेंडशिप में है। और एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देख पाते हैं कि वो लोग एक क्लब में
एंजॉय कर ही रहे होते हैं, जहाँ डैनियल फीस्ट के कुछ सीक्रेट प्लान्स के बारे में उन लोगों को बता देता है कि वो लोग रिसाइकलिंग का प्लान कर रहे हैं, जो बीबी के लिए एक बाइट कवर बन जाता है, क्योंकि जो रिसाइकलिंग फीस्ट ने सोची हुई है वो यूनियंस के साथ मिलकर है, जिससे बीबी को एक अच्छी स्टोरी मिल चुकी है कवर करने के लिए, जो फीस्ट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन और उसके प्लान्स ऑलरेडी लीक हो जाते हैं। और उसकी कैंपेन मैनेजर शैला, जिसने डेनियल को शांत रहने के लिए कहा था, वो फीस्ट को सच कह देता है कि उसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। पर हम देख पाते हैं कि फीस्ट उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो नोटिस कर पाता है कि डैनियल उसे लेकर कितना लॉयल है और साथ ही कितना कमिटेड है, जो चीज फीस्ट को काफी पसंद आती है। और वो उसे फायर नहीं करता, बल्कि उसे वार्निंग देता है कि जो चीजें उसने की है वो फिर से नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि वेनेसा और फीस्ट अपने मैरिज काउंसिल के लिए डॉक्टर हैदर के पास भी जा रहे हैं, जहाँ फीस्ट वेनेसा के अफेयर यानी कि एडम के बारे में बात नहीं करना चाहता। पर हैदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है उन लोगों की मैरिज में, जिसे उन लोगों को ओपन अप करना होगा। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वेनेसा बताती है कि फीस्ट के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिस वजह से उसे एडम का सहारा मिला, जिसने उसे ये फील करवाया कि वो अकेली नहीं, जो सेम चीज कभी उसकी मॉम ने भी फील की थी, क्योंकि अक्सर उसके फादर काम से बाहर रहा करते थे और सारी सिचुएशन उसकी मॉम को हैंडल करनी पड़ती थी, और ठीक वैसा वेनेसा फील करना नहीं चाहती थी, जिस कारण ही उसकी एडम के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। और जो कहानी उसकी फैमिली के बारे में वेनेसा ने बताई है, उसे फीस्ट अवेयर ही नहीं था। लेकिन साथ ही साथ फीस्ट ये तक कहता है कि उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं कि एडम कहाँ है, क्योंकि वेनेसा ने अभी तक उसके साथ क्लोजर नहीं किया है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि एडम कहाँ है। पर हैदर जो उन लोगों को नेक्स्ट सेशन के लिए एक होमवर्क देती है कि उन्हें इस बात को कंफर्म करना है कि वो लोग यहाँ मैरिज बचाने के लिए आ रहे हैं या खत्म करने के लिए, जो उन्हें नेक्स्ट सेशन में कंफर्म करना होगा। और जैसे ही वेनेसा और फीस्ट वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हैदर 2 मिनट वेनेसा से बात करने की डिमांड करती है और उससे यही पूछती है कि वो अपने हस्बैंड के अराउंड सेफ फील करती है या नहीं, जिसके जवाब में वेनेसा काफी अच्छे से यही कहती है कि उसका हस्बैंड भले ही लोगों के लिए कितना खतरनाक क्यों न हो, लेकिन वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही साथ घर लौट वो इस बारे में फीस्ट को भी बताती है, जो चीज ऑलरेडी फीस्ट ने फील कर ली थी। पर उन दोनों की बातचीत में हम फीस्ट से ये भी सुन पाते हैं कि उसने अपने फादर से सारी चीजें सीखी है एक्सेप्ट फॉरगिवनेस, क्योंकि उसके फादर भी कभी लोगों को फॉरगिव नहीं करते थे। साथ ही वो वेनेसा से ये भी कहता है कि उसे उनके रिश्ते वापस ठीक करने हैं, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन वेनेसा पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है। लेकिन जो बात फीस्ट ने कही थी वो सच है, क्योंकि हम देख पाते हैं एपिसोड के एंड में जहाँ फीस्ट अपने डंजन में बैठ डिनर टेबल पर डिनर एंजॉय कर रहा होता है, और वही केट से कोई शख्स उससे माफी मांग रहा है उसे यहाँ से बाहर जाने देने के लिए। यानी कि सच में फीस्ट लोगों को माफ नहीं करना चाहता। कैद से ही देख पाते हैं, जो चीज हमें एडम की कैद से ही समझ आती है। साथ ही इस एपिसोड में हमें म्यूज भी दिखाया गया है, जो एक बैगर को रेलवे स्टेशन से उठाकर अपनी लोकेशन पर ले जा रहा है। वेल गाइस, तो एपिसोड 5 की शुरुआत हमें एज यूजुअल मैट से ही दिखाई जाती है, जो फिलहाल न्यूयॉर्क म्यूचुअल बैंक आ पहुंचा है ताकि वो अपने फर्म के लिए कुछ और लोन्स ले सके। जहां उसकी मुलाकात बैंक के मैनेजर से होनी थी, पर उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से वह यूसुफ खान आ पहुंचता है। जी हाँ, यूसुफ खान यानी कि कमला के फादर, जिसे हम मिस मार्वल के नाम से भी जानते हैं। जहां यूसुफ खान लोन की बात करने से पहले उसे अपने घर के बारे में बताते हैं और साथ ही उनकी बेटी कमला के बारे में भी। साथ ही साथ उसके लोन को मना कर दिया गया है, क्योंकि मुडॉक ऐसे क्लाइंट्स के केस लड़ता है जो उसे ठीक से पैसे भी नहीं दे पाते, जिस वजह से बैंक उसे और लोन नहीं दे सकती। जो यूसुफ काफी अच्छे से मैट को समझाता है, जो सुनकर मैट उसे यही जवाब देता है कि न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे के बारे में भी सोचे, बिना ये चीजें सोचकर कि वो लोग उसे पे कर सकते हैं या नहीं। जो चीज यूसुफ के लिए काफी अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली एज अ बैंक पॉलिसी वो उसे लोन के लिए मना कर देता है। जिसके साथ साथ उन दोनों की बात हीरोइज्म को लेकर के भी होती है, जिसमें यूसुफ मिस मार्वल के बारे में बताता है, जो उनकी सिटी की सुपर हीरो है। साथ ही वो उसे एक कस्टमाइज फंको पॉप भी दिखाने की कोशिश करता है, पर जैसे कि हमें पता है कि मैट देख नहीं सकता।
सकता। और जैसे ही मैट बैंक को छोड़कर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि कुछ आर्म्ड रॉबर्स बैंक को ब्रेकिंग कर देते हैं। क्योंकि आज सेंट पैट्रिक्स डे है तो इस होप के साथ उन लोगों ने चोरी की साजिश रची है कि कुछ न कुछ लक उन लोगों के हाथ लग सकता है। पर मैट के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मैट बैंक से निकल तो चुका था, लेकिन अपने शार्पिंग ईयर के कारण वो उन रॉबर्स की घुसपैठ की आवाजों को सुन पाता है और मौका देख वो सीधा बैंक के अंदर चला जाता है, मानो जैसे उसे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। जिसे देखकर यूसुफ काफी ही शॉक्ड है और साथ ही थैंकफुल भी कि कोई तो वहाँ है। और उन रॉबर्स की टीम का लीडर, जो कि वेनेसा फिस्क की क्राइम एम्पायर का एक पार्ट है, वो बैंक के मैनेजर को ढूंढना शुरू करता है। पर बैंक मैनेजर अवेलेबल नहीं, जिस वजह से असिस्टेंट मैनेजर, जो और कोई नहीं यूसुफ है, उसे अपने साथ वो लोग बैंक वॉल्ट ओपन करने के लिए ले जाते हैं, जिसका पासवर्ड ऑल्दो यूसुफ को पता नहीं। जो चीज मैट तुरंत ही भाप लेता है और उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन रॉबर्स ने यूसुफ की बात पर भरोसा कर लिया है। और वही हम SWA टीम को अराइव होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें डिटेक्टिव एंजे किम, जो इस ऑपरेशन की लीड है, वो प्राइमरी गनमैन से बातचीत करना शुरू करती है, यानी कि नेगोशिएट करना, जिस नेगोशिएशन में उसने पुलिस से एक आर्म्ड कार डिमांड की है, जिसके बदले डिटेक्टिव एंजे ने उसे 2 लोगों को छोड़ने के लिए कहा है। और हम देख पाते हैं कि वो उसके लिए अग्री कर जाता है, लेकिन सेलेक्ट करता है एक लेडी और मैट को। पर लेडी, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो मैट इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि वो, यानी कि वो लेडी अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर चली जाए, जिसके लिए रॉबर पहले तो मानता नहीं है, लेकिन मैट के ये कहने पर कि वो लॉयर है और साथ ही वो देख नहीं सकता, तो उसे उसकी पीटी की जरूरत नहीं, जिस कारण वो रॉबर उस लेडी और उसके हस्बैंड को जाने की इजाजत देता है। और साथ ही रॉबर का एक साथी यूसुफ को नीचे वॉल्ट की तरफ ले जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि मैट उनमें से एक को बेवकूफ बनाकर यही कहता है कि उसे रेस्टरूम जाना है, और एक शख्स, यानी कि एक और रॉबर, उसे फ्रेश होने के लिए ले जाता है, जहां उसे अकेला पाकर सीढ़ियों पर ही मैट उसे बेहोश कर देता है। जो फाइटिंग सीक्वेंस काफी अच्छा था, खास करके वो मोमेंट जब गन ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी, जिससे रॉबर्स अलर्ट हो सकते थे। पर मैट वक्त रहते उस गन को रोक पाता है और साथ ही उस रॉबर को भी, जिसके बाद वो सीधा वॉल की तरफ जाता है, जहां मौजूदा एक और रॉबर को वो ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वॉल को ओपन करता है, वो भी अपनी हियरिंग पावर से। और साथ ही उसे पता है कि उन रॉबर्स को क्या चाहिए। साथ ही वहाँ मौजूदा एक गनमैन की रेडियो पर उन्हें उनके लीडर की आवाज आने लगती है, और हम देख पाते हैं कि मैट अपने बेस्ट नॉर्थर्न आयरिश एक्सेंट में उससे कुछ और टाइम लेने में कामयाब होता है, जिसके बाद फाइनली उसने जब वॉल्ट को खोल लिया है, उसके अंदर से वो एक डायमंड निकालता है, जो कि 407 में उन्हें मिलता है, जिसके पीछे ये पूरी टीम लगी हुई है। और हम देख पाते हैं कि बिना किसी डर के मैट यूसुफ को सीधा लेकर रिंग के लीडर के पास पहुँच जाता है, और वहाँ उन लोगों को ये कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो जल्द से जल्द यहाँ मौजूदा हॉस्टेजेस को उसे बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि जल्दी पुलिस अंदर आने वाली है। और हम देख पाते हैं कि मौका देख मैट उस डायमंड को हवा में उछालता है, वो भी उसी वक्त जब पुलिस बैंक के अंदर एंटर कर जाती है। और फिर क्या, रॉबर्स उस डायमंड को ढूंढने लगते हैं और उस पहली चीज को उठा लेते हैं जो उन्हें डायमंड जैसी लगती है। वहाँ मौजूदा एक फीमेल हॉस्टेज को थमा देते हैं, उसे लूका को देने को कहकर, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि उनका लीडर एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डेयरडेविल से बच नहीं पाता, क्योंकि मैट उनका ही एक मास्क पहन उस रॉबर पर हमला कर देता है। जिसके बाद के एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि मैट यूसुफ से जाकर मिलता है, वो भी सिर्फ उसका हाल चाल पूछने के लिए, जहाँ यूसुफ उसे बताता है कि वो काफी अच्छा है और साथ ही काफी शुक्रमंद भी, जिसके लिए वो उसे उसके फैमिली डिनर पर इनवाइट करता है, जिसे मैट हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लेता है। पर जैसे ही मैट उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकलता है, तो हम देख पाते हैं कि यूसुफ की नजर उसके पास रखी हुई स्वीट्स की ट्रे पर पड़ती है, जिसके अंदर वो येलो डायमंड रखा हुआ है। और यहीं पर ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। जिसके बाद बड़ी 6th एपिसोड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मैट जो फॉगी की डेथ, हेक्टर आयला की डेथ और करप्ट कॉप्स, साथ ही बैंक रॉबरी के सारे सिनेरियोस को याद करके प्रे कर रहा होता है। अब वही हम विल्सन फीस्ट के ऑफिस में पहुंचता हुआ लूका को देख पाते हैं, जो उसका ही एक मेंबर है उनकी क्राइम फैमिली
फैमिली में से, जिसे देख फीस्ट काफी ही हैरान है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि जो उसे पे करना था वो उसे करना ही होगा, जिसके लिए वो उसे कोई भी छूट नहीं देने वाला। लेकिन लुका उसे रिफ्यूज कर देता है, जो चीज फीस्ट को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो 1 मिलियन और बढ़ा देता है, जिसे भी मना कर लुका वहाँ से निकल जाता है। और वही हम हेदर को देख पाते हैं, जो मैट के पास पहुंची है और उसे बताती है कि वो एक नई किताब लिख रही है, वो भी विजुअल एंटिस पर, जिस कारण उसे मैट की हेल्प चाहिए ताकि वो पनिशर से मिल सके या उसका इंटरव्यू ले सके, ये जानने के लिए कि वो लोग मास्क क्यों पहनते हैं। जो सुनकर मैट हंस देता है, क्योंकि फ्रैंक को इंटरव्यू करना कोई आसान बात नहीं। जिसके साथ साथ हेदर डेयरडेविल का भी नाम लेती है, पर पूरी बात हो उससे पहले ही उसकी उबर आ जाती है, जिस वजह से वो अपने काम पर निकल जाती है। और फिर क्या, ये साइड बढ़ता है म्यूज की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि फीस्ट के पास एक मोरल क्लीनर पहुंचा है, जो उसे बताता है कि स्ट्रीट पर बनी हुई पेंट्स में उसे ह्यूमन ब्लड्स मिले हैं। जो सुनकर मेयर काफी हैरान है और फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि उन्हें म्यूज को ढूंढ यानी कि उसे ट्रैक कर एनी हाउ रोकना होगा। वही हम हेक्टर आयला की नीस एंजेला को देख पाते हैं, जो मैट से मिलने के लिए पहुंची है उसके मुडॉक फार्म में, जहाँ वो उसे बताती है कि व्हाइट टाइगर यानी कि उसके अंकल किडनैपिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे लोग किडनैप हो रहे थे, जो काम उसे कंप्लीट करना है, जिसे मैट रोकने की कोशिश करता है और सारी सिचुएशन पुलिस पर छोड़ने के लिए। लेकिन एंजेला उसके लिए रेडी नहीं, जिस वजह से वो मैट पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ये कहकर वहाँ से निकलती है कि उसके अंकल ने उसे ये कहा था कि किसी भी चीजों के लिए किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं, जो एक्चुअल में उसे करना चाहिए था। वही हम पुलिस कमिश्नर को देख पाते हैं, जो फीस्ट को अपडेट देते हैं उस म्यूज के बारे में, जिसने लगभग 60 लोगों को अपना विक्टिम बनाया है और उनके ब्लड को यूज कर वो पेंट करता रहता है, जो चीज काफी खतरनाक है। साथ ही कमिश्नर का ऐसा मानना है कि ये चीजें पब्लिक को पता होनी चाहिए, लेकिन किंग पिंग यानी कि फीस्ट उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और ये कहता है कि ये एक पैनिक क्रिएट कर सकता है पब्लिक के बीच। और अब जबकि म्यूज की बात हो ही रही है, तो हम देख पाते हैं कि वो फिर से एक पेंटिंग कर रहा होता है स्ट्रीट पर, जहाँ उसकी मुलाकात 2 लेडी से होती है, जो उसे पूछती है कि क्या वो आर्टिस्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली उनके ये वर्ड्स लास्ट होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि म्यूज उन दोनों को भी खत्म कर देता है। साथ ही फीस्ट और वेनेसा एक दूसरे के फिर से क्लोज हो रहे हैं और इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो लोग एलीट फंड रेजर किस तरीके से करें। साथ ही फीस्ट उसे ये भी बताता है कि की ऑफ सक्सेस ये है कि वो लोग ये जान सके कि एक्चुअल में सामने वाले को क्या चाहिए, तभी ही सिचुएशन उनके हाथ में होगी। और यही चीज वो अपने फंड रेजर में इस्तेमाल करने वाला है, वो भी कुछ लोगों पर। और उसी पार्टी में हम एक फेमिलियर फेस को कैचअप कर पाते हैं, जो एमसीयू के जैक ड्यूकिंस है, यानी कि स्वॉर्ड्समैन, जिसे फीस ज्यादा पसंद नहीं और वो मेयर को यही समझाता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा गलत लोगों के साथ छेड़छाड़ करना। जिसके बाद उसकी पार्टी इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि उसे म्यूज की उन 2 लड़कियों की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है, जैसे लोग काफी डरे हुए हैं, जिस कारण फीस्ट ये डिसीजन लेता है कि वो एक एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम बनाएगा, जो म्यूज के साथ डील करेगी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व है, जिसके लिए कमिश्नर अग्री तो नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं सकता और ना चाहते हुए भी उसे उसके लिए अग्री करना पड़ता है। और हम देख पाते हैं कि वो एक टीम बनाने में कामयाब होता है। वही मीनवाइल बात करें एंजेला आयला की, तो हम देख पाते हैं कि वो अपने अंकल की ट्रैक्स को फॉलो करते हुए वो एक सबवे के अबैंडन टनल में आ पहुँचती है, जहाँ उसे दूर से कुछ सुनाई तो देता है, लेकिन ये सीन सीधा कट होता है मैट की तरफ, जिसे कॉल आया है और किसी का नहीं बल्कि एंजेला की मदर का, जो उसे यही बताती है कि एंजेला अभी तक घर नहीं लौटी और बोलकर वो ये निकली थी कि वो मैट से मिलने के लिए जा रही है। जो सुनकर मैट कहता है कि ठीक है और सीधा 911 को कॉल करता है ताकि वो पुलिस से किसी तरह की हेल्प ले सके। पर फिर वो अपने माइंड को क्विकली चेंज करता है और सीधा उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एंजेला को ऑलरेडी म्यूज ने कैप्चर किया हुआ है, जो उसे अपनी लोकेशन पर ले जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड को ड्रेन करना शुरू करता है। लेकिन फिर उसे कुछ आवाजें आती हैं और बाहर चेक करने पर उसे सिर्फ ट्रेन नजर आती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन दूर जा रही होती है, तो हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल जो एंजेला को बचाने के लिए अपनी सूट को पहन कर पहुँचा है और हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल और म्यूज के बीच हम छोटी सी फाइट देखते हैं। साथ ही फीस भी एडम के पास पहुँच उसे एक एक्स थमाता है, ये कहते हुए कि वेनेसा उसे
उसे फ्री छोड़ना तो चाहती है, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है क्योंकि फीस्ट चाहता है कि एडम उसे फेस करे और साथ ही बचपन में वो अपने से डबल साइज के 3 लोगों के साथ बैटल किया करता था ताकि वो खुद को किसी के भी सामने कम्पीट कर सके। और हम देख पाते हैं कि वो एडम को टॉस कर देता है उसी एक्स की मदद से, जहां एडम होल्ड करने की कोशिश तो करता है लेकिन फीस्ट काफी आसानी से एडम को मारने में शायद कामयाब होता है क्योंकि उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। वही टनल्स में हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल और म्यूज एक्सट्रीमली फिजिकल हो चुके हैं, जहां वो ऑलमोस्ट उसे बेहोश करने में कामयाब हुआ है। जिसके बाद क्या वो एंजेला को सीपीआर देकर उठाने में कामयाब होता है और उसे यही कहता है कि वो वापस आ गया है। वेल तो 7th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि मेयर विल्सन फीस्ट को उसके ऑफिस में म्यूज के कल रात के एंजेला के अटैक के बारे में ब्रीफ दिया जाता है, जहां उसे ये भी बताया जाता है कि एंजेला ने म्यूज के हाइड आउट के बारे में बता दिया है। जो सुनकर फीस्ट को चीजें काफी पसंद तो आती है, लेकिन वो खुशी उसकी 2 पल की होती है क्योंकि बक उसे ये इन्फॉर्म कर देता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल था। जो चीज फीस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये काम उसकी टीम को करना था, न कि डेयरडेविल, जो काफी समय बाद वापस लौट आया है। और वही हम मैट को देख पाते हैं जो खुद को क्लीन करने के लिए शॉवर में पहुंचता है, जहां हम उसकी बॉडी में काफी सारे मार्क देख पाते हैं जिस पर नजर हैदर की भी पड़ती है। और फिर क्या वहाँ हम एक छोटा सा इंटीमेट सीन देख पाते हैं जिसके साथ साथ हैदर उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन भी मांगती है कि एक्चुअल में उसे वो ब्रूसेस कहाँ से आए हैं, जिसके जवाब में मैट सिर्फ उससे यही कहता है कि वो गलती से चलते चलते गिर गया था, जो जवाब एक्चुअल में सच नहीं है। जो चीज हैदर को भी समझ आती है और उसे यही कहती है कि मैट कुछ न कुछ छुपा रहा है क्योंकि हैदर के अकॉर्डिंग शायद मैट खुद को ही हर्ट कर रहा है उसके पास्ट के चलते। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट उसे एक्नॉलेज करता है कि वो ये जो लाइफ जी रहा है वो पहले से काफी ही अलग है। साथ ही उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रियलिटी में वो जी रहा है वो फेक है, जिससे हैदर थोड़ी शॉक हो जाती है। लेकिन मैट उसे इस बात की कंफर्मेशन देता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर, जिससे वो थोड़ा कंफर्ट महसूस करती है और उसे यही कहती है कि उसे पता है कि वो अपने ट्रॉमा को दबा रहा है, बल्कि उसे डरना नहीं चाहिए, उसे ओपन अप होना चाहिए। बट हमें पता है कि मैट ऐसा नहीं करने वाला। और वही हम देख पाते हैं कि ऑफिस में चेरी मैट से काफी चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसने उसे म्यूज के इन सारे केस से दूर रहने के लिए कहा था और जो मैट ने किया है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि मैट ने उसे बताया था कि वो डेयरडेविल को छोड़ चुका है लगभग 1 साल पहले और अचानक 1 साल बाद वो वापस आ चुका है क्योंकि चेरी के अकॉर्डिंग शहर में जो चीजें चल रही है उसे ठीक करने के लिए पुलिस वाले ऑलरेडी मौजूद है, तो मैट को अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। और वही हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि वो एंजेला से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां उसकी बातचीतों से हमें इतना तो समझ आ जाता है कि वो इस बात से कन्विंस हो गई है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले। साथ ही वो किसी तरह के फेस पेंटिंग के बारे में बातचीत कर रही होती है, जिससे मैट को एक भनक मिल जाती है कि वो थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि बक फीस्ट को अप्रोच करता है, जहां उन दोनों की बातचीत से हमें इतना तो पता चलता है कि फीस्ट डेयरडेविल के रिटर्न से थोड़ा हैरान है क्योंकि हेल्स किचन के बाद वो वापस लौटा है, जो चीज फीस्ट के लिए अच्छी नहीं क्योंकि फीस्ट म्यूज को खत्म करना चाहता है और वो अपॉर्चुनिटी डेयरडेविल छीनने के लिए पहुंचा है। लेकिन इस बार वो डेयरडेविल से हार नहीं मानने वाला क्योंकि जिस समय डेयरडेविल और उसका सामना हुआ था वो पावर और पोजीशन में नहीं था और अब उसके पास पावर भी है और पोजीशन भी, तो उसकी एंटी विजिलेंस टास्क फोर्स टीम एनी हाउ म्यूज को खत्म कर रहेगी। जिसके साथ साथ हम डिटेक्टिव एंजे किम को भी देख पाते हैं जो डायरेक्टली फीस्ट को रिपोर्ट करती है और म्यूज के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे बताती है जो उसके अकॉर्डिंग उसे एक कैनवस से मिले हैं, क्योंकि शहर में काफी ही कम लोग उस कैनवस को खरीदते हैं, जिनमें से 11 लोगों से ऑलरेडी उसकी बात हो गई है, लेकिन बचा एक शख्स है और उसके बैकग्राउंड को चेक करने पर डिटेक्टिव को पता चला है कि उस शख्स को दिमागी प्रॉब्लम है, जिसे बार बार भापा गया था और उस कारण उसे काफी सारे स्कूल से भी निकाला गया। जिस शख्स का नाम बेस्टन है और साथ ही वो एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक ट्रेन्ड टाइकोंडो स्टूडेंट रहा है, लेकिन उसकी पास्ट की स्टोरी जैसे कि इन्वेस्टिगेट की गई थी तो उसमें एक कोच जो उसे टाइकोंडो सिखाया करते थे जिनका नाम ली था, अचानक से पुलिस वालों को वो मरे हुए मिले थे, जिसकी प्रॉपर्ली कोई भी इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई, जिससे फीस्ट काफी इम्प्रेस्ड है और साथ ही साथ वो डिटेक्टिव एंजी किम से इस बारे में भी पूछता है कि क्या वहाँ पर डेयरडेविल
था, जो रूमर के अकॉर्डिंगली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव इस बात की कंफर्मेशन देती है कि हाँ, वहाँ डेयरडेविल मौजूद था। जिसके बाद क्या मेयर उसे थैंक्स कहता है और ये भी कि इसके बाद वो खुद देख लेगा। यानी कि हमें पता है कि वो अब अपनी टास्क फोर्स टीम को म्यूज के पीछे लगाने वाला है, ताकि जल्द से जल्द डेयरडेविल के पहले म्यूज तक पहुंच सके। अब वही बात हो रही है बेस्टन की, तो हम देख पाते हैं कि बेस्टन किसी से मिलने के लिए पहुंचा है, जो शख्स और कोई नहीं हैदर है। जिस शख्स को हमने एपिसोड 2 में देखा था, जिसने हैदर ग्लेन से उसकी बुक साइन करवाई थी। साथ ही हैदर उसे काफी समय से जानती है, क्योंकि बेस्टन उससे सेशंस ले रहा है, जहाँ बैठ वो उसे कोच ली के बारे में बात करता है और कंफर्मेशन भी देता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने कोच ली से काफी कुछ चीजें सीखी है। पर उससे ज्यादा हैदर ने उसकी हेल्प की है, वो भी उसके अंदर के आर्टिस्ट को उसमें से बाहर निकाल। यानी कि वो हैदर की बुक पढ़ता है, जिस कारण उसे एक्चुअल में समझ आया कि वो कौन है, और उसी तरह उसे म्यूज के काम को कंटिन्यू रखा। और उसी दौरान म्यूज की नोज ब्लीड करने लगती है और उसी ब्लड से वो एक पोर्ट्रेट बनाना शुरू करता है, जिससे हैदर को समझ आ जाता है कि बेस्टन और कोई नहीं, वही सीरियल किलर म्यूज है। पर वो वहाँ से निकले उससे पहले ही म्यूज उसे पकड़ लेता है। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट, जो डेयरडेविल के सूट में वापस पहुंच चुका है और सीधा उसके हाइड आउट के लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उसे किसी न किसी तरीके के सबूत मिल सके। और हम देख पाते हैं कि उसे वहाँ एक स्केच नजर आता है, जिसे देख वो क्विकली रियलाइज कर पाता है कि वो पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि हैदर की है। साथ ही वहाँ ऑफिसर पॉवल भी मौजूद होता है, जो मैट को वहाँ से निकलता हुआ देख लेता है, जिस कारण वो फीस को अलर्ट कर देता है कि उन्हें हैदर की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी म्यूज की पोर्ट्रेट के कारण। पर पुलिस वालों के पहले हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल ऑलरेडी उसकी ऑफिस पहुंच चुका है, जहां म्यूज ऑलमोस्ट हैदर को मारने वाला था। साथ ही उसने उस पूरे कमरे में काफी बड़ी शीट बिछाई है, जिससे क्लियर हो जाता है कि म्यूज सच में हैदर को मारने वाला था और उसे उसकी एक आर्ट बनाने वाला था। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और वहाँ हम डेयरडेविल को पहुंचता हुआ देख पाते हैं, और वहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिस हाथापाई में म्यूज के हाथ में मौजूदा गन को डेयरडेविल गिराने में कामयाब होता है, और हैदर मौका देख उस गन को उठाती है और म्यूज पर शूट कर देती है, जिससे उसकी वही इंस्टेंटली मौत हो जाती है। पर जैसे कि हमने देखा ही कि हैदर का काफी ब्लड निकल चुका था, क्योंकि म्यूज ने ऑलरेडी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, जिस वजह से उसके काफी ब्लड लॉस होने के कारण वो वही बेहोश हो जाती है, और डेयरडेविल उसे स्टेबलाइज करने में कामयाब होता है। और वहाँ ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी है, जहाँ से डेयरडेविल निकल चुका है, और कुछ समय बाद फीस्ट वहाँ पहुँचता है, जहाँ टास्क फोर्स टीम उन्हें बताती है कि जब तक वो लोग अंदर पहुँचे तब तक म्यूज मर चुका था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि डेयरडेविल ने मारा है, और उसी के कारण डॉक्टर हैदर अब जिंदा है। लेकिन फीस्ट उसे करेक्ट करता हुआ कहता है कि उसे डेयरडेविल ने नहीं बल्कि उसकी टास्क फोर्स ने रोका है, जहाँ मौजूदा सभी लोग शांत हो जाते हैं और इस फॉल्स क्रेडिट को खुद पर लेने में भी अग्री कर जाते हैं कि म्यूज को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी टीम ने मारा है। और वही विल्सन फीस्ट जहाँ अपने मेयर और एंटी विजिलेंटी टीम को गाइड करने में बिजी था, तो उसी के साथ साथ उसने अपना किंग पिन का रोल भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने एडम को वॉयलेंटली असॉल्ट कर वापस सेल में डाल दिया है। साथ ही उसे इतना तो समझ आ चुका है कि उसका एम्पायर धीरे धीरे गिर रहा है। वही वेनेसा, जिसे लूका ने मिलने के लिए बुलाया है, जो फीस्ट के पावर में रहने से बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उसे ज्यादा जुर्माना देना पड़ रहा है, जिसके जवाब में वेनेसा उसे बताती है कि उसी ने ही फीस्ट को ऐसा करने के लिए कहा था। पर लूका, जो वेनेसा को ये कहता है कि जब तक वो पावर में थी सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा था, जिस कारण अब वो कुछ करना चाहता है, जिसके जवाब में वेनेसा उससे यही पूछती है कि क्या वो परमिशन मांग रहा है या उसकी हेल्प, जिसके जवाब में लूका सिर्फ यही कहता है वो जैसा समझ सके। जो चीज हम एपिसोड के एंड में देख पाते हैं, जहाँ वेनेसा एक अननोन नंबर पर टेक्स्ट करती है, वो भी फीस्ट के लोकेशन के बारे में, जो शायद लूका को रिसीव्ड हुआ है, और वो उस मैसेज को पढ़ फीस्ट की उसी डायनर वाली लोकेशन में आ पहुँचता है, जहाँ वो इसकी पूरी तैयारी में है कि फीस्ट को वो खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि लूका को उसी रेस्टोरेंट में मौजूद बग खत्म कर देता है, जहाँ शांति से बैठ फीस्ट खाना खा रहा होता है। और फिर क्या वो बग को कहकर वेनेसा को कॉल करने के लिए कहता है कि वो उसका फेवरेट खाना घर लेकर आ रहा है। तो 8th एपिसोड की शुरुआत हमें बुलजाई बेंजामिन, जिसे हम पॉइंट डेक्स्टर भी कहते हैं, उसी से दिखाई जाती है, जिसने फॉगी नेल्सन का कत्ल किया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्टेड कस्टडी से हटाकर जनरल प्रिजन में भी डाल दिया जाता है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि फीस्ट अपने
अपनी वाइफ को वहाँ ले जाता है जहाँ उसने उसके फॉर्मर लवर एडम को कैद कर रखा है, जिसे देख वेनेसा थोड़ी हैरान है, लेकिन साथ ही साथ अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए टूवर्ड्स फीस्ट की तरफ वो उसे खत्म कर देती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि हैदर को ब्लैक एंड व्हाइट गाला के लिए बुलाया गया है, वो भी मेयर के द्वारा, जिसे ऐसा ही लग रहा है कि एज ए थेरेपिस्ट उन्होंने उसे वहाँ बुलाया है। लेकिन मैट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ और ही लोचा है। साथ ही बात करें फीस्ट की तो हम देख पाते हैं कि उसने डैनियल को एक पोजीशन दे दी है जो कि डेप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन है, जो चीज हैरानदह है। वो सेम चीज शीला को भी पसंद नहीं आती, पर फीस्ट के आगे वो कुछ कर नहीं सकती है। वही बात करें मैट की तो हम देख पाते हैं कि उसके वहाँ एक एनॉयड रिच क्लाइंट आ पहुंचा है जो खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट उसे धुतकारता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि हैदर और बाकी सभी टाउन वाले विजिलेंटिस को हेट करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें शायद सभी लोग नहीं होंगे। जिसके बाद के वो वहाँ से निकल सीधा हेल्स किचन आ पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात उनकी पुरानी दोस्त जोसी से होती है, जिसे बात करते वक्त जोसी उसे ये बात बता देती है कि फॉगी उस रात उनकी फेवरेट ड्रिंक पी रहा था, जिससे मैट बिल्कुल ही शांत हो जाता है, क्योंकि वो लोग उस ड्रिंक को तभी छूते थे जब वो लोग केस जीतते थे, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि फॉगी का जो केस था उसमें डेफिनेटली वो जीतने ही वाला था, जिस कारण उसने अर्ली सेलिब्रेशन किया था। जिसके बाद वो वहाँ से उठ सीधा बुलजाई से जाकर मिलता है, जो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डेंजर में है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी और उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो फॉगी की डेथ के रिलेटेड उससे इंटेरोगेशन शुरू करता है, यही जानने के लिए कि उसे फीस्ट ने हायर किया था फॉगी को खत्म करने के लिए या नहीं, जिसका जवाब वो देने को तो तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, जो शर्त ये है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। पर हम देख पाते हैं कि मैट ऐसा ना कर उसके सर को टेबल पर पटकना शुरू कर देता है, जिस कारण उसके दांत टूट जाते हैं और उसी दांत की मदद से बुलजाई को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद बड़े पार्टी में तो हम देख पाते हैं कि पार्टी में काफी सारे लोग मौजूद है, जहाँ हम बीबी यूरिश को देख पाते हैं जो डैनियल को नकार देती है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बीबी यूरिक को फोर्स किया था कि वो स्टोरी फीस्ट के फेवर में छापे। जिसके बाद फीस्ट पार्टी में ग्रैंड एंट्री लेता है, वो भी ठीक मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर की तरह, जिसमें उसने उसका सिग्नेचर व्हाइट सूट पहना हुआ है। जहाँ आते ही उसकी बातचीत जैक डुकेस्ने से होती है, जिसे हम स्वॉर्ड्समैन भी कहते हैं, ताकि वो उसे अपने साइड ले सके। जिस पार्टी में मैट भी हैदर के पास पहुंच चुका है, जो कि थोड़ा लेट था, और वो अपनी सुपर हियरिंग स्किल का एडवांटेज उठाते हुए उसकी बातचीत सुनता है, जहाँ फीस्ट स्वॉर्ड्समैन को थ्रेटन कर रहा है कि वो उसके रेड हुड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। साथ ही उसी बातचीत के दौरान वो बक कैशमैन से ये भी सुन लेता है, जो मेयर को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि बुलजाई प्रिजन से भाग निकला है। जो बात जैसे ही फीस्ट को पता चलती है तो वो सुन वेनेसा हैरान हो जाती है और कुछ कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैट, जिसने ऑलरेडी ये भाप लिया था कि वेनेसा नहीं फॉगी को मरवाया है, जिस कारण वो उन लोगों के डांस को ब्रेक कर वेनेसा के साथ डांस शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ बुलजाई, जो ऑलरेडी पार्टी में पहुंच चुका है, जिसने विल्सन फीस्ट को शूट करने का डिसीजन बना लिया है। जिसके साथ साथ बातचीत में हम देख पाते हैं कि वेनेसा को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि डेयरडेविल मैट है। साथ ही मैट भी उसे ये बता देता है कि उसे पता है कि उसी ने फॉगी को मनवाया है, पर पूरी बातचीत हो उससे पहले ही बुलजाई गन को फायर कर देता है, वो भी विल्सन फीस्ट की तरफ, जिसे बचाने के लिए मैट उसके सामने कूद जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में हमने देखा कि बीबी और कमिश्नर के बीच बातचीत हुई है, जिस बातचीत में बीबी को उसने ये प्रॉमिस किया है कि आने वाली करप्शन इन्फॉर्मेशन को वो जरूर उसके साथ शेयर करेगा, ताकि वो सच्चाई का साथ दे सके, जिसके लिए बीबी भी रेडी है। जिसके बाद बड़े 9th एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें फ्लैशबैक से दिखाई जाती है। जी हाँ, हम वेनेसा और पॉइंटडेक्स्टर को देख पाते हैं लगभग 1 साल पहले, जहाँ वो उसे मिलने के लिए पहुंची थी, वो भी तब जब फीस्ट को करप्शन के चलते अरेस्ट कर लिया गया था। जिस स्कैंडल में एजेंट रे नदीम शामिल था, जो चीज डेयरडेविल सीजन 3 का
हमें रेफरेंस देती है। साथ ही उसने पॉइंटडेक्स्टर के सामने पेंडिंग अपील कंडीशन रखी है कि वो उसे रिलीज करवाएगी, लेकिन उसके एक्सचेंज में उसे एक थीफ बेंजामिन को मारना होगा और साथ ही उसके लॉयर फॉगी नेल्सन को, क्योंकि उस केस से ऐसी चीजें ओपन हो सकती थी जिससे उसे और फीस्ट को यहाँ तक पहुँचने में यानी कि मेयर बनने में मदद मिली है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब बुलजाई फॉगी को शूट कर रहा था उसी दौरान उसे उसके क्लाइंट डम बेनी का कॉल आया था, जिसे 20 कैमरास और एक्सपेंसिव वाइन चोरी करने के लिए अरेस्ट किया गया था, वो भी न्यूयॉर्क रेड हुक पोर्ट के वेयरहाउस से। जिसे मैट को समझ आ जाता है कि वेनेसा ने ही फॉगी को शांत करने के लिए ये सब किया था, पर केस फॉगी के हाथ में था क्योंकि उसके पास किसी न किसी तरीके की इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो उस रात उनकी फेवरेट वाइन के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, यानी कि जीतने से पहले का वो जश्न मना रहा था। अब वही बात करें द रेड हुक प्रोजेक्ट की तो हम देख पाते हैं कि पूरे सीजन वेनेसा और उसकी 5 फैमिलीज यानी कि उसके 5 क्रिमिनल साथी जिन लोगों ने रेड हुक पोर्ट की मदद से काफी सारे पैसे लॉन्डर किए हैं, क्योंकि रेड हुक में न कोई टोल न कोई टैक्स या कोई अदर पेमेंट्स नहीं लगती। पर फिलहाल फीस्ट इस मिशन में जुड़ चुका है कि वो किसी न किसी तरीके से रेड हुक को क्लीन करेगा, जिससे वो टैक्स पेयर भी बनाएगा और उसकी मदद से वो लाखों कमा सकता है। जो चीज अपनी एक्स लॉ पार्टनर कैरन के साथ मिलकर मैट ये समझने में कामयाब होता है और केस आगे बढ़े उससे पहले ही फॉगी को मरवा दिया गया ताकि ये सारी चीजें दबी रहे, क्योंकि केस के दौरान फॉगी इस बात की आर्गुमेंट करने वाला था कि रेड हुक एक ऐसी पोर्ट लोकेशन है जो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच नहीं आता, जिससे उसका क्लाइंट छूट जाता इस चीज के साथ कि वहाँ कोई लॉ नहीं। साथ ही उन लोगों को एक आर्टिकल भी मिलता है जो कि 1855 का था, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि रेड हुक एक फ्री पोर्ट है, यानी कि वहाँ कोई टैक्सेशन नहीं, कस्टम ड्यूटीज नहीं और टैरिफ्स नहीं। और यही चीज फीस्ट को अलाउ कर रही थी कि वो अपनी मनी को लीगली लॉन्डर कर सके और उसी के साथ साथ गैम्बलिंग, स्मगलिंग और अदर क्राइम्स के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। साथ ही बुलजाई जब उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था तो मेयर फीस्ट ने पूरे सिटी की लाइट हटा दी है और अपनी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम को पॉइंटडेक्स्टर को हंट करने के लिए भेज दिया है। साथ ही जो भी विजिलेंट उन लोगों के बीच में आएगा तो उसे भी वो लोग नहीं छोड़ने वाले। साथ ही ब्रिज और टनल्स को भी बंद कर दिया गया है, यानी कि न्यूयॉर्क को उसने पूरी तरह डार्कनेस में ढकेल दिया है। साथ ही साथ उसने अपने राइट हैंड को यानी कि बक क्लैशमैन को मैट के पास भेजा है ताकि वो ये चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे उसका भी सफाया करना है। जहाँ से मैट बच निकलने में कामयाब होता है और सीधा अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है। साथ ही NYPD कमिश्नर गैलो जो मेयर के पीछे लगा हुआ है कि वो किसी न किसी तरीके से उसे रास्ते से हटाए, जिसके लिए उसने शैला से भी बात की थी, पर शैला ने भी कमिश्नर का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने उसे मेयर को भेज दिया, जिसने अपने बेयर हैंड को इस्तेमाल कर गेलो के सर को ऐसा फोड़ दिया मानो जैसे वो कोई फ्रूट हो। साथ ही कैरन ने फीवर के लिए फ्रैंक को बुलाया था ताकि वो मैट की मदद कर सके, क्योंकि फीस की एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम मैट के अपार्टमेंट पर धावा बोल देती है, लेकिन पनिशर के रहते वो उन लोगों का सामना करने में कामयाब होता है और साथ ही साथ वहाँ उन लोगों को एक बुलेट मिलती है जो हेक्टर आयाला की बुलेट से मैच कर रही होती है, जिस कारण डेयरडेविल उससे पूछता तो है लेकिन उसे मारता नहीं, जो चीज फ्रैंक को पसंद नहीं आती। पर फ्रैंक वहाँ मौजूदा लोगों को शूट कर रहा होता है, जो चीज डेयरडेविल को पसंद नहीं आती और उन दोनों के बीच बहस हो ही रही होती है कि उतनी ही देर में वहाँ एक ग्रेनेड आकर गिरता है, जिस कारण वो लोग अपार्टमेंट से नीचे की तरफ कूद जाते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात कैरन से होती है, जो उन्हें वहाँ से एक सेफ लोकेशन पर ले जाती है, वो भी फ्रैंक की। और जब मैट और कैरन फॉगी की केसेस की डिटेल लेने के लिए गए थे तो वही फ्रैंक जिसने एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम को ट्रैक डाउन किया, वो भी रेड हुक की तरफ, जहाँ उसने जाकर वॉर छेड़ दी और वो अकेला शख्स काफी सारे लोगों पर भारी पड़ता है, लेकिन उसे लोग पकड़ लेते हैं, जहाँ उसे ये भी बताया जाता है कि वो सभी उसे ऑनर करते हैं और वो उन लोगों का एक आइडल भी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि पॉवल को फ्रैंक यही रिप्लाई देता है कि उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज से गुजरा है। साथ ही डेयरडेविल और कैरन भी रेड हुक पहुंचे हैं, जहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि फीस ने पूरी कॉप्स की टीम वहाँ जमा कर रखी है, मानो जैसे उसने एक आर्मी बना ली है, जिसके साथ साथ कैरन उसे कन्विंस करने में भी कामयाब होती है कि उसे फीस को दूसरे तरीके से डिफीट करना चाहिए, जिसके लिए डेयरडेविल को अब एक आर्मी चाहिए। और दिन दहाड़े मेयर इस बात को सभी के सामने लाइव कर
कर देता है कि उसने सेफर स्ट्रीट्स का एक इनिशिएटिव लिया है, जिस वजह से उसने न्यूयॉर्क पर मार्शल लॉ डिक्लेयर किया है, जैसे जो भी विजिलेंटीज एक्टिविटीज थी उसे इलीगल माना जाएगा और रात के 8 बजे कर्फ्यू शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि जोजीज के बारे में मैट कैरन को बता रहा है कि किस तरीके से उसने बुलजाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस कारण कैरन को भी समझ आता है कि फॉगी को उस पर बिलीव था और उसे पता है कि वो ये सारी चीजें हैंडल कर लेगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि फीस्ट ने फ्रैंक कास्टर स्वॉर्ड्समैन को रेड हुक के केज में बंद रखा है, जहां हम देख पाते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए भी बैठता है। वही हम जोजीज बार में देख पाते हैं कि मैट और कैरन ने मिलकर एक टीम बनाई है, जिसमें हम रिटायर्ड कॉप चेरी को देख पाते हैं और डेट को, साथ ही एंजी किम जो उन लोगों के साथ इस टीम में शामिल है। और ये सीजन इस मोनोलॉग के साथ खत्म हो जाता है कि सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता, जो कि एक करप्शन है जिसे रीबिल्ड करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि ये सिटी उनकी है। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।